हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है आपके संकल्प पर, जिस पर परिवर्तन सीरीज हम लोग लेके आए हैं। देखो यार, परिवर्तन सीरीज पढ़ाई की सीरीज नहीं है कि आप इससे सिर्फ पढ़ाई करो। परिवर्तन का मतलब होता है अपने नेचर में परिवर्तन लाओ। परिवर्तन का मतलब होता है कि समाज में परिवर्तन लाओ। परिवर्तन का मतलब होता है आपके दोस्त, आपके मिलने जुलने वाले, उनके नेचर में आपके प्रति परिवर्तन आए। और यह परिवर्तन तभी आएगा जब आप नहीं, आपका संकल्प बोलेगा, मतलब आपका सिलेक्शन बोलेगा। नहीं तो लोगों का काम सिर्फ एक ही है, क्या? आपके बारे में बुरा भला कहना। बुरा भला कहना कि अरे वर्मा जी का लड़का कैसे पास हो सकता है, वो तो इधर उधर घूमता रहता है। अरे शर्मा जी का लड़का इतना टैलेंटेड नहीं था, पता नहीं इसकी कैसे रैंक आई है, जरूर कोई चीटिंग की होगी तभी इतनी बड़ी रैंक आई होगी। मतलब आप उस पर विश्वास नहीं जता सकते हो कि वो बच्चा बेचारा पढ़ के भी रैंक ला सकता है। क्यों नहीं जता सकते हो? क्योंकि आदमी की फितरत होती है, आदमी की फितरत होती है क्या? आरोप लगाना। आदमी की फितरत होती है क्या? कि यदि कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी टांग पकड़ के लटक जाना। ये इंसानों की फितरत है। इसी वजह से ध्यान रखिएगा, आपका सिलेक्शन बोले आप ऐसा काम करिए। आप उन लोगों के पीछे मत भागिए, ना उन लोगों को जवाब दीजिए। क्यों? जब आपका सिलेक्शन बोलेगा ना, तो वो अपने आप कहीं कोने में मुंह छुपा के बैठ जाएंगे और फिर आपसे कहेंगे आके क्या कि आप ही वो हो जो सबसे ज्यादा पढ़ते थे। मैं तो पहले से ही जानता था कि वर्मा जी का लड़का बहुत अच्छा पढ़ता है, वो सेलेक्ट हो। तो संकल्प लेना है सिलेक्शन का। अब जब आपने संकल्प लिया है सिलेक्शन का, तो देखो यार, केमिस्ट्री का संकल्प कैसे पूरा होगा इसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे करके चीजें एक्सप्लेन करूंगा। क्या एक्सप्लेन करना है, कैसे एक्सप्लेन करना है, इस बात को जरा समझिए। परिवर्तन नीट सीरीज का नाम है। आज हम लोग क्या समझेंगे और कैसे करेंगे, जरा एक एक करके चलते रहो। पहला पॉइंट यह है कि हमारी कोशिश होगी कि हर चैप्टर को 3 से 4 घंटे के अंदर कंप्लीट करा दिया जाए विद पीवाईक्यू, विद क्वेश्चन, विद क्वेश्चन। पूरा चैप्टर 2.5 से 3 घंटे के अंदर या 4 घंटे के अंदर विद क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाए। पहला एम ये है। दूसरा एम ये है कि क्वेश्चन कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ये भी हमें पता हो। तो जरा देखो यार बच्चों, आपके लिए एक एनालिसिस लेके आया हूं, फिजिकल केमिस्ट्री का भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी। पूरी केमिस्ट्री का लेके आए ना यार, संकल्प पूरी केमिस्ट्री का है ना। और मेरे साथ और भी टीचर जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं केमिस्ट्री बहुत बड़ा है ना। और बहुत सारे टीचर बहुत सारे टीचर जो संकल्प से जुड़ना चाहते हैं वो मैसेज भी कर रहे हैं, फोन पे भी बोल रहे हैं कि सर हम लोग जुड़ना चाहते हैं। मगर बात जुड़ने की नहीं है, बात यह है कि यार टफ काम को किनारे तक ले जाने के लिए, है ना, मेहनत लगेगी। तो और भी हमारे अच्छे सर आएंगे जो जुड़ेंगे और आपको पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ाऊंगा, है ना, वो तो मेरा काम ही है। तो देखो जरा अच्छे से ध्यान दो, मोल कॉन्सेप्ट से 2022 में 2 क्वेश्चन आए, 2022 में 2 क्वेश्चन आए, 2021 में 1 क्वेश्चन आया है, 2020 में 1 क्वेश्चन आया है, 2019 में 1 क्वेश्चन आया है, 2018 में 2 क्वेश्चन है। इसका मतलब मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमेशा क्वेश्चन रहता है और साथ साथ में पूरी केमिस्ट्री का बेस भी है, पूरी केमिस्ट्री का बेस भी है। ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 आए हैं, स्टेट ऑफ मैटर से 2 आए हैं, थर्मोडायनेमिक्स से 1 आया है, इक्विलिब्रियम से 2 आए हैं, रिडॉक्स से 1 आया है। ये 2022 का डाटा है। अब आप अच्छे से देख लो, इससे एक बात तो पता चल रही है
कि यार हर चैप्टर करना जरूरी है। क्यों? हर चैप्टर से क्वेश्चन है, किसी भी साल देख लो। तो जब हर चैप्टर से क्वेश्चन है तो हर चैप्टर करना जरूरी है। मगर यदि आप पूछो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है, तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलूंगा। देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहां पे है, अगले पेज पे होगा आई थिंक। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, ठीक है। ये देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने क्यों कहा, देखो इस पे लगभग 2 क्वेश्चन तो रहते ही रहते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। तो जैसे ही बेसिक चैप्टर हो जाएंगे तो फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर थर्मोडायनेमिक्स, फिर थर्मोडायनेमिक्स, ये देखो, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के एनालिसिस समझिए। अच्छा, और ऐसा भी नहीं करेंगे कि पता चला 6-6 घंटे पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा क्वेश्चन 3 से 4 घंटे में लपेट देना है और 3 से 4 घंटे में सब कुछ समझ में आ जाए, ऐसा काम करना है। जैसे आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ और रिवाइज करके पेपर दे पाओ, है ना। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहां से क्वेश्चन आते हैं वो चेक कर लो। देखो यदि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फोकस करो तो यार सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है पी ब्लॉक, और एक और इंपॉर्टेंट पार्ट होगा क्या, केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये देखो आप यदि अच्छे से देखो तो पी ब्लॉक से 4 क्वेश्चन आए, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आए और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आए। ये 2022 का डाटा है। 2021 में देख लो तो 3 क्वेश्चन है और यहां पर 2 क्वेश्चन फिक्स है और यहां पर 5 क्वेश्चन है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके 3 चैप्टर बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। 50% पेपर इसी 4 चैप्टर से आ जाता है। ये 4 चैप्टर से बच्चों 50% पेपर आ जाता है इनऑर्गेनिक में, अप्रॉक्स 50%। वो 55% भी हो सकता है, 45% भी हो सकता है। सारा पेपर इसी जगह से आ जाता है, आप चेक कर लो, आप देख लो, हर साल देख लो, टोटल क्वेश्चन का अप्रॉक्स 50% इसी जगह से आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए अच्छे से, अच्छे से आप चेक कर लीजिए, सारा पेपर इसी जगह से आ जाएगा। अच्छा, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो देखो यार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2022 में कहां कहां से क्वेश्चन है, ये देखो। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो 2 जगह, आप अच्छे से देखो, एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन, ये देखो है। तो एल्डिहाइड कीटोन हाइड्रोकार्बन और छोटे छोटे चैप्टर जिनसे एक क्वेश्चन आता है, बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एल्डिहाइड कीटोन, हाइड्रोकार्बन, जीओसी, यदि इतने चैप्टर कर लो तो कम से कम 50% पेपर मिल जाएगा। चेक करो, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ प्लस एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। यदि ये चैप्टर कर लो तो कम से कम 50% पेपर इसी जगह से आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए, हर साल चेक कर लीजिए। ये जीओसी है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये एल्डिहाइड कीटोन है, ये बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये 4 चैप्टर तो सबसे बोनस वाले हैं, छोटे छोटे चैप्टर है और एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत ही नहीं है। तो आपको देखना होगा कि क्या पहले पढ़ा चले जिससे हमारा क्वेश्चन आए। तो यार ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन करके पेपर में नंबर लाना टफ है, बहुत इजी है। देखना यह है
कि आप प्रिपरेशन को किस डायरेक्शन में करते हो, किस डायरेक्शन में आपकी प्रिपरेशन होती है। मेन फोकस ये है, मेन फोकस ये है। देखो मेन फोकस ये है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। ये देखिए, तो यार क्वेश्चन कहां से आते हैं ये बात तो मैंने पूरी आपको डिस्कस कर दी, पूरी केमिस्ट्री की एनालिसिस कर दी। अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। एम क्या है, सारी थ्योरी पढ़ानी है, क्वेश्चन भी कराने हैं, और ये सारा काम हम लोग इस तरह से अरेंज करेंगे कि बच्चे का बेस्ट रिवीजन हो। कैसा रिवीजन हो, बेस्ट रिवीजन हो। तो चलो एक एक करके इन बातों पर चलते हैं और आगे बढ़ते। तो चलिए स्टार्ट। देखो यार बच्चों, तो अब स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्या, एवरेज एटॉमिक मास। तो जरा देखो यार, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात बताते हैं क्या, गौर से देखिए। यदि मैं पूछूं आपसे एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। यदि मैं किसी बच्चे से कहता हूं कि एटॉमिक मास नंबर बताओ, तो वो क्या बताएगा, तो बच्चा बताएगा एटॉमिक मास नंबर ए इक्वल टू जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है, मतलब A इक्वल टू जो है P प्लस N होता है। अब बताओ जरा, क्या प्रोटॉन के नंबर फ्रैक्शनल हो सकते हैं, क्या न्यूट्रॉन के नंबर फ्रैक्शनल हो सकते हैं, नहीं। तो इसका मतलब ये एक होल नंबर होगा ऑलवेज। ये कैसा होगा, 1 होगा, 2 होगा, 10 होगा, 100 होगा, सो ऑन। ये ना तो फ्रैक्शनल होगा है, ना निगेटिव होगा, है कि नहीं, और ना जीरो होगा। क्यों, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन तो होगा ही ना। तो यार ये फ्रैक्शनल होगा, ना जीरो होगा, ना निगेटिव होगा। क्या, एटॉमिक मास नंबर। तो एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, P प्लस N। क्लियर है, ठीक, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चों किसकी, रिलेटिव एटॉमिक मास। कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब R। अब रिलेटिव का मतलब है किसी के रिस्पेक्ट में, रिलेटिव का मतलब क्या है, किसी के रिस्पेक्ट में। तो किसके रिस्पेक्ट में, किसी एटम का मास। जैसे आपका मास कितना है, 10 किलो है, मेरा मास 50 किलो है, तो उस बच्चे के रिस्पेक्ट में मैं 5 गुना ज्यादा भारी हूं, उस बच्चे के रिस्पेक्ट में मैं 5 गुना ज्यादा भारी हूं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है कि कोई भी एटम का मास एक एएमयू के मास के कितने गुना है। क्या, एक एएमयू का मास, एक एएमयू का मास कितना होता है, एक एएमयू का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एएमयू से या फिर यूनिफाइड मास से, ऐसे। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक एएमयू की वैल्यू होती है 1/Na। 1/Na का मतलब 1 अवोगाड्रो नंबर ग्राम। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी, गौर से सुनिएगा, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, कोई भी एटम एक एएमयू की वैल्यू से कितने गुना भारी है,
उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। और एक एएमयू की एक और वैल्यू होती है, वो होती है ये 1/12 इंटू मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप। एक एएमयू चाहे आप ये लिखो, चाहे ये लिखो, चाहे ये लिखो, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है वो ये होता है कि कोई भी एटम एक एएमयू से कितने गुना भारी है, या कोई भी एटम 1/12 मास ऑफ कार्बन सिंगल 12 आइसोटोप से कितने गुना भारी है। मतलब मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1 एएमयू, या फिर 1/12 मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 आइसोटोप। ये देखिए, तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, एक रेशियो है। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि कोई भी एटम एक एएमयू से कितने गुना भारी है, वो ये बताता है। कौन? आरएम, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठंड का तो पता नहीं, लेकिन सिटी मॉल की विंटर सेल आ गई है। ड्राई सूट सिर्फ 99 रुपीज से शुरू। लोशन और क्रीम एक के साथ एक फ्री। 1 किलो चीज। कौन? आरएम, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो ये बताता है। क्लियर? तो ये क्या है, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि मास डिवाइडेड बाय मास कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ सिंगल एटम, ये एलिमेंट का जो मास है वो सिंगल एटम का मास है। मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट के सिंगल एटम के मास का कितने गुना भारी है, ये बताता है कौन? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एक टर्म होता है रिलेटिव एटॉमिक मास, और ये क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। क्लियर? क्लियर बच्चों का सर? क्लियर। दो चीजें बता दी, दो डेफिनेशन बता दी। अब इसके बाद की बात करते हैं, गौर से सुनो। एक और टर्म होता है, वो क्या होता है, तो वो जरा समझो। एक और टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, जरा गौर से देखिएगा, है ना, एटॉमिक मास इन ग्राम। इसी को क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। अब मेरी बात को अच्छे से सारे बच्चे समझेंगे, ठीक है, कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कैसे लिख रहा हूं। गौर सुनिए, मास ऑफ, 3 टर्म बता रहा हूं, सिंगल एटम। एक एटम का मास क्या होता है, मास ऑफ, अच्छे से ध्यान दीजिए, मास ऑफ एनी एटम्स, या फिर मास ऑफ 1 मोल एटम, या फिर मास ऑफ एटॉमिक मास इन ग्राम। ये 4 टर्म लिखे। अब इन चारों टर्म को एक एक करके समझते हैं, इन चारों टर्म को एक एक करके समझते हैं। गौर समझिएगा, जैसे हम आसानी से आंसर निकालते हैं। ठीक, देखना, सबकी वैल्यू अपने को लिखनी है। देखो, हम लोग ये बात जानते हैं क्या, कि एनी एटम का मास, एनी एटम का मास कितना होता है, एटॉमिक मास इन ग्राम के बराबर। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे हम कार्बन लेते हैं, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 ग्राम। ये देखो कितना होता है, 12 ग्राम होता है कि नहीं। अब जरा गौर से समझो, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं, एनी एटम का मास कितना है, कौन से, कार्बन के, कार्बन के एनी एटम का मास कितना है, 12 ग्राम। तो एक एटम का मास कितना होगा, तो यार एक एटम का मास 12/Na ग्राम होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा, यदि इस चीज को मैं इस तरह से लिख दूं, तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा मेरी बातों का?
इस चीज को मैं यदि इस तरह से लिख दूं तो क्या कोई बच्चा बुरा मानेगा? बताओ। देखो, नहीं। अब गौर से पकड़ो इस बात को। 1/n क्या होता है? 1 mu। 1/n क्या होता है? 1 mu। इसका मतलब आप लिख सकते हो 12 AMU या 12 यूनिफाइड। तो एक एटम का मास 12 AMU आया। देखो, है। और 12 क्या है? एटॉमिक मास नंबर ऑफ कार्बन। मास नंबर ऑफ कार्बन। मास नंबर ऑफ कार्बन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है कि नहीं? अरे हाँ बोलो ना यार। अच्छा, अब मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू मास ऑफ 1 मोल में कितने नंबर? एवोगाड्रो नंबर। तो हम इसको ये भी तो लिख सकते हैं, मास ऑफ Na एटम ऑफ कार्बन। क्यों? क्योंकि 1 मोल में, क्योंकि 1 मोल में Na एटम होते, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन लिखो या मास ऑफ Na एटम ऑफ कार्बन लिखो। और मास ऑफ Na एटम ऑफ कार्बन कितना लिख चुके हो? इसका मतलब 1 मोल कार्बन का मास भी क्या होता है? 12 ग्राम। इसका मतलब 1 मोल कार्बन का मास भी क्या होता है? 12। अब गौर से समझो, सारी चीजों में 12 कॉमन है। गौर से देखो, Na एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। एक एटम का मास कितना है? 12 AMU। 1 मोल का मास कितना है? 12 ग्राम। और 12 क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर। इसका मतलब गौर से देखिए, जब एटॉमिक मास नंबर के पीछे यूनिट AMU लिखा हो तो वो एक एटम का होता है, ये देखो। और जब एटॉमिक मास नंबर के पीछे यूनिट ग्राम लिखी हो तो वो Na नंबर ऑफ एटम का मास होता है या 1 मोल का मास होता है, ये देखो। है बात समझ पा रहे हो? मान लो कोई नंबर ही ना लिखा हो तो देखो, यदि उसके पीछे कुछ नहीं लिखा है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम 12 बाई Na डिवाइडेड बाई मास ऑफ 1 AMU। मास ऑफ 1 AMU क्या होता है? ये। अरे भैया, प्रभु समझ पाए हो ना क्या लिखा मैंने? अरे रिलेटिव एटॉमिक मास की डिफिनीशन अभी मैंने बताई है। ये देखो, मास ऑफ सिंगल कार्बन एटम, मास ऑफ सिंगल एटम ऑफ एलिमेंट तो 12/Na। मास ऑफ 1 AMU 1/Na। Na कट गया तो सिर्फ 12 आया ना। तो अब गौर समझो, जब सिर्फ एटॉमिक मास नंबर लिखा हो तो वो रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। उसके पीछे यूनिट यूनिफाइड है या AMU है तो वो एक एटम का मास होगा। उसके पीछे यूनिट ग्राम है तो वो 1 मोल का मास होगा या Na नंबर ऑफ एटम का मास होगा। चेक करो, इसका मतलब क्या है? मास ऑफ सिंगल एटम यदि पूछा जाए तो क्या लिख दोगे? क्या लिख दोगे? अब CSD दे रहा हूं, अब CSD दे रहा हूं, गौर सुनिए। मास ऑफ सिंगल एटम पूछा जाए तो उसका क्या लिख दो? एटॉमिक मास नंबर लिख दो। अब मान लो किसका पूछ रहा है, बस ये बता दो। सपोज करो कार्बन का पूछ रहा है तो कार्बन का, नहीं तो देखो A बस यूनिफाइड या फिर A क्या? AMU। सिंगल एटम का मास, उसका मास नंबर इन टर्म ऑफ AMU या मास नंबर इन टर्म ऑफ यूनिफाइड होता है। Na का क्या होता है? मास नंबर इन ग्राम। 1 मोल का क्या होता है? मास नंबर इन ग्राम। और ये खुद लिखा है एटॉमिक मास नंबर इन ग्राम, मतलब ये, मतलब मास ऑफ 1 मोल। मान लो ये पूछ रहा होता तो कितना लिखते? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? किसी का रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? मास नंबर के बराबर होता है, विदाउट एनी यूनिट।
समझ गए? तो देखो अब आप क्या कर सकते हो, अब आप CHD बना सकते हो। ये मैंने पढ़ाया, अब इतनी बात ऑलवेज दिमाग में स्टोर रहनी चाहिए CHD के फॉर्म में। ये मैंने पढ़ाया है पूरा, अब इतनी बात ऑलवेज दिमाग में स्टोर रहे। क्या? पहली बात क्या? मास ऑफ सिंगल एटम्स किसके बराबर होगा? मास ऑफ 1 मोल एटम या मास ऑफ एनी नंबर ऑफ एटम किसके बराबर होगा? मास नंबर इन ग्राम के बराबर। और ये किसके बराबर होगा? मास नंबर इन AMU या फिर मास नंबर इन यूनिफाइड। और ये कैसे निकलता है? प्रूफ सब अभी कराया है पीछे, सारा प्रूफ पीछे कराया है। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, मास ऑफ, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास वो किसके बराबर होता है? सिर्फ मास नंबर के। इसके पीछे कोई यूनिट नहीं आएगी, इसके पीछे कोई यूनिट नहीं आएगी। ये देखो, अब यदि मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यार ये बताओ, देखो ठीक है, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर कार्बन एटम। पहला, मास ऑफ सिंगल कार्बन 12 isotopes is 12. Mass of single carbon 12 isotopes is 12 unified. Mass of one AMU is, sorry, इसको ऐसे लिखो, mass of 1 mole of carbon 12 isotopes 12 ग्राम। D, B and C are correct। बताओ कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा आपके हिसाब से, बताइए जल्दी बताओ। तो देखो, सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर कार्बन, तो आपको पता है कि इसके पीछे कोई यूनिट नहीं लिखी है, तो यार ये रिलेटिव एटॉमिक मास लो, ये सिंगल एटम का मास है तो इसके पीछे यूनिट होनी चाहिए थी यूनिफाइड, ये सही लिखा है। ये 1 मोल का मास है तो इसके पीछे यूनिट होनी चाहिए थी ग्राम, ये सही लिखा है। तो आंसर ये वाला है, आंसर सॉरी ये वाला, इस तरह से। बात समझ रहे हो? अब बात आती है एक और चीज की, वो क्या होता है? वो होता है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है? देखो, हर एटम के आइसोटोप्स होते हैं, जितने भी एटम होते हैं बच्चों यार सबके आइसोटोप्स होते हैं। सबके आइसोटोप्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। तो इसमें से एटॉमिक मास किसको बोले? यदि एक चुटकी हाइड्रोजन लोगे, आप क्या सोच रहे थे, डायलॉग मारने जा रहे हैं, एक चुटकी हाइड्रोजन लोगे तो उसमें 1H1 भी होगा, 1H2 भी होगा, 1H3 भी होगा। तो उसका एटॉमिक मास लिखा क्या जाए? क्यों? क्योंकि वो तो आइसोटोप का मिक्सचर है, और जब वो आइसोटोप का मिक्सचर है तो रियल में क्या लिखा जाए? तो जरा गौर से देखो, वहां पर हम इनका एवरेज लिखते हैं, उसी को बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। हम क्या लिखेंगे? इनका एवरेज लिखेंगे। जैसे इसका एटॉमिक मास क्या है? A1 है, इसका 2 है, इसका 3 है।
आपने एक चुटकी हाइड्रोजन उठाया है, एक चुटकी हाइड्रोजन, तो उसमें से किसका लिखोगे? तो आप इनका एवरेज निकालोगे। अब एवरेज कैसे निकाला जाता है? तो एवरेज ऑलवेज ऐसे निकाला जाता है, देखो एवरेज ऑलवेज ऐसे निकाला जाता है। हम क्या निकालेंगे? एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास का मतलब होता है टोटल मास अपॉन टोटल एटम। एवरेज कैसे निकलता है? जैसे आपके और हमारे वेट का एवरेज निकालना, तो यार मेरा वेट कितना है? 60 किलो, आपका वेट कितना है? 40 किलो। तो क्या करोगे? टोटल वेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। टोटल वेट कितने? 2 लोग, आप और हम, जुड़ गया 100। और लोग कितने? 2, एक आप और हम, डिवाइड कर दो, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50-50 आ गया। तो टोटल वेट कैसे निकालोगे? कितने एटम है? तो एटम कितने मान रहे हो? N1 मान लो, N2 मान लो, N3 मान लो। इतने एटम या इतने मोल है। एक एटम का मास कितना है? एटॉमिक मास, तो देखो समेशन AI XI या NI डिवाइडेड बाई समेशन NI, मतलब N1 A1 N2 A2 N3 A3 so on डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ एटम। टोटल मास अपॉन टोटल नंबर, एवरेज निकल आया। एक एटम का मास 2 है, तो 10 एटम का क्या होगा? 2 इंटू 10, देखो 2 इंटू 10। अब ये दूसरा आया, एक एटम का मास 2 है, N2 एटम का मास कितना होगा? N2 इंटू 2। तो सबको जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड कर, एवरेज निकल, एवरेज निकल। तो एवरेज एटॉमिक मास भी निकालने को आएगा, तो हम ये बात CSD में भी इन्वॉल्व कर देते हैं। देखो पॉइंट नंबर 4 जो हमें हमेशा याद रखना है वो क्या है? वो ये CSD नंबर 4 क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। वो क्या होता है? समेशन AI NI डिवाइडेड बाई समेशन NI। वेयर जरा समझो कौन कौन क्या क्या होगा। A1 A2 A3 तो ऑन, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं जैसे आपको ध्यान रहे। ये क्या है? मास ऑफ, मास कौन से? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। और ये क्या है? N1 N2 N3। ये क्या है? ये गौर सुनना, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आइसोटोप्स। या तो ये आइसोटोप्स के नंबर होंगे या फिर ये आइसोटोप्स के मोल होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइसोटोप्स। या तो ये आइसोटोप्स के मोल्स होंगे या आइसोटोप के नंबर होंगे या आइसोटोप के मोल फ्रैक्शन भी हो सकते हैं, है ना। मास का रेशियो, मोल का रेशियो भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है रेशियो ऑफ, दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, रेशियो ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ आइसोटोप्स। तो N1 N2 N3 की जगह क्या क्या दिया जा सकता है? आपको नंबर ऑफ एटम्स दिए जा सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स दिए जा सकते हैं, मोल का रेशियो दिया जा सकता है, मोल का मास का नंबर का रेशियो दिया जा सकता है, मास परसेंटेज दिया जा सकता है, मास परसेंटेज भी हो सकता है। तो N1 N2 N3 की जगह क्या क्या हो सकता है? नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मोल का रेशियो हो सकता है, नंबर का रेशियो हो सकता है, या फिर मास परसेंटेज का रेशियो या मास परसेंटेज की वैल्यू। उन सबको इस जगह पे डाल के निकालोगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अब देखो कैसे निकालोगे, तो चलो एक आध क्वेश्चन करते हैं और निकालते हैं। इससे पहले मॉलिक्यूल के बारे में भी बता दें, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो जिस तरह से एटॉमिक होता है उसी तरह से मॉलिक्यूलर होता है।
यदि कोई मेरे से पूछता है मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखो बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की, गौर सुनिएगा। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एटॉमिक मास का सम। तो जो रूल एटॉमिक मास के लिए लगा रहे हो, डिट्टो वही रूल मॉलिक्यूलर मास के लिए लगा। क्या? गौर सुनिए, एटॉमिक मास क्या होता है? सम ऑफ, सॉरी मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। उस मॉलिक्यूल में जितने एटम प्रेजेंट होंगे उनके एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास होगा। अब यहां पर भी इतनी बातें आती है डिट्टो एक ही तरीके से। पहला, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। यदि कोई सिंगल मॉलिक्यूल का मास पूछे तो क्या बताओगे? मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल, मास ऑफ एवरेज, गौर सुनो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। इतने पॉइंट आएंगे और बच्चों डिट्टो सेम आंसर। एटॉमिक मास में हम लोग लिखते थे एटॉमिक मास नंबर, मॉलिक्यूलर मास में लिखेंगे मॉलिक्यूलर मास नंबर। मॉलिक्यूलर मास नंबर, मास ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूलर मास नंबर m, और सिंगल की बात कर रहा है तो यूनिट क्या होगी? यूनिफाइड या ग्राम, सॉरी यूनिफाइड या AMU। मैं एग्जांपल भी देता जाता हूं, जैसे इस बात को आप अच्छे से समझ। फॉर एग्जांपल, जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास नंबर 16 और 2 ऑक्सीजन, तो ये कितना हुआ? 44। तो ये क्या आया? ये आया मॉलिक्यूलर मास नंबर। अब जिस तरह से एटॉमिक में था डिट्टो उसी तरह से मॉलिक्यूल के लिए। यदि वो पूछता है, सॉरी अभी क्वेश्चन भी कराएंगे, यदि वो पूछता है एक मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो मॉलिक्यूलर मास नंबर इन टर्म ऑफ AMU या इन टर्म ऑफ यूनिफाइड। यदि वो पूछता है Na मॉलिक्यूल का मास बताओ, तो Na मॉलिक्यूल का मास नंबर इन ग्राम, जो भी उसका मास नंबर है उसको ग्राम में। यदि वो 1 मोल का मास पूछता है तो मास नंबर इन ग्राम। अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास पूछता है तो डिट्टो सेम फार्मूला, उसी तरह से M1 N1 समेशन Vf N क्या है, एक एक करके लिख देता हूं, है ना बच्चों? इधर लिख रहा हूं, जरा समझिएगा। M1 M2 क्या है? ये है मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, और N1 N2 क्या है? ये है मोल ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल। डिफरेंट मॉलिक्यूल के मोल यहां रख दोगे, आ जाएगा। एवरेज मॉलिक्यूलर मास जनरली गैस के मिक्सचर में जरूरत पड़ती है। यदि एक से ज्यादा गैस है तो उनके एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाले जाते हैं। यदि एक से ज्यादा गैस है तो उनके एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाले जाते हैं। क्लियर है? कर लोगे? अब जैसे देखो, मेरे से कहता है कोई मास ऑफ सिंगल कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम कितना लिख देंगे? सिर्फ 44 AMU। मगर यदि कोई कहता है मास ऑफ 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो मॉलिक्यूलर मास नंबर ग्राम। यदि कोई कहता है मास ऑफ Na मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो मॉलिक्यूलर मास नंबर
इन ग्राम। ठीक है, एवरेज कहेगा तो बताएगा कि वो दो गैस कौन कौन सी हैं, वो दो गैस कौन कौन सी है। ठीक है, तो हम निकाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, एक क्वेश्चन देते हैं, एक गैस है 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस है 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। अब मेरे से पूछा जा रहा है कि बताओ मॉलिक्यूलर मास क्या है, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो अब बताओ दोस्त कैसे निकालोगे, तो क्या करोगे, इनका एवरेज कर दोगे। कैसे बताता हूं, कैसे एवरेज करोगे, देखो M1 N1 N2 N2 N1, क्लियर। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, इसके मोल कितने हैं 1, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 12 + 16 28, मोल कितने हैं 2, और टोटल मोल तो 44 + 56 डिवाइडेड बाई 3 10, तो ये 3 तिरका 9, फिर 10 हो गया, फिर 3 तिरका 9, ये आ गया। ऐसे करोगे यदि एवरेज की बात कहीं करता है तो। समझ पाए कैसे करोगे। अब जरा देखो यार इस बात को, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चनों में, जैसे आप इस बात को समझ भी पाए और कर भी पाए। ठीक है, समझ भी पाए और कर भी पाए। इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए क्या लिखा है जरा पढ़ो। द फार्मूला ऑफ एसिड इज HaO2, द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ द एसिड इज इतना, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ A। अब आपको मैंने बताया है कि 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। अब वो एटॉमिक मास पूछ रहा है, तो जरा बताओ मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास किसका किसका, हाइड्रोजन का A का और 2 ऑक्सीजन का। और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास 1 मोल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, अभी बताया था। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम क्या होता है 1 मोल का मास। तो जरा देखो 0.1 मोल का मास कितना है 4.7 ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है। तो मॉलिक्यूलर मास की जगह डाल दिया ये हाइड्रोजन का 1, A का निकालना है, ऑक्सीजन का 16, तो A की वैल्यू आ गई, सही है कि नहीं 14 आ गई। चेक करो कहीं आंसर है, आंसर है। क्लियर। अब जरा देखो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान दो, क्या कह रहा है कैसे कह रहा है पढ़ो। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU. A sample of magnesium is composed of 39% mole percentage of 24, 11% of 25. The number of mole percentage of Mg26 in a sample of magnesium is, ये पूछ रहा है कि बताओ इसके कितने परसेंटेज होंगे, किसके 26 वाले के, बता सकते हो कितने मोल परसेंटेज होंगे बताओ। अब देखो ये क्वेश्चन यदि करने पे जाओगे तो टफ है, मगर यदि प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाओगे तो इजी है। क्यों, किसी भी चीज का परसेंटेज का सम हमेशा 100 होता है, सबके परसेंटेज का सम हमेशा कितना होता है 100। यदि 3 है, Mg के 3 आइसोटोप है, 2 तरह से ये क्वेश्चन कर सकते हो। Mg के 3 आइसोटोप है, Mg24, Mg25, Mg26, इसका परसेंटेज है 79, इसका परसेंटेज है 11, इसका पूछ रहा है। तो यार प्रभु टोटल परसेंटेज ऑफ सम तो 100 होता है ना, तो यदि 2 का दिया है टोटल हमें पता है, तो ये कितना हुआ, ये दोनों मिलके 80 हो गए, तो इसका मतलब ये 20 होगा, तभी तो टोटल 100 होगा। क्यों, क्योंकि वो कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31, द सैंपल ऑफ मैग्नीशियम इज कंपोज्ड 79% वो है, सॉरी ये 90 हुआ यार, है ना, मैथमेटिकल मिस्टेक। आज से आपके चैनल पे संकल्प पे आपसे
जेई की सीरीज भी चालू है, इस वजह से लाइव की जगह रिकॉर्डेड क्लास आएंगी अभी। क्यों? क्योंकि लाइव कैसे करोगे, है ना, वहां पे लाइव चल रही है। और साथ साथ में इस बात को भी ध्यान रखना है कि हम लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़नी है, बहुत अच्छे, ठीक है। और आप लोग की हेल्प का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब कुछ बना के देते हो, कोई लोगो बना के दे रहा है, कोई पीपीटी बना के दे रहा है, सारी चीजें हो रही। और जो टीचर्स हैं वो भी बहुत हेल्प कर रहे हैं कि सर हम भी पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ा सकते हैं, हम भी पढ़ा सकते हैं, हम भी जोड़ सकते हैं। अच्छे लोग जुड़ने को कह रहे हैं और देखते हैं। अच्छा देखो, इस बात को जरा समझो। तो ये कितना है? 90%। ये कितना है? 10%। बस आंसर 10 हो गया। एक तो रास्ता है सॉल्व ना करो, ऐसे ही निकालो। दूसरा रास्ता क्या है? आप फार्मूला लगा दो एवरेज एटॉमिक मास का, A1 N1 A2 N2 A3 N3 डिवाइडेड बाय, अब ये कितना है? 24 इंटू 79, 25 इंटू 11, 26 इंटू एक्स। एक्स हमने मान लिया, हमें क्या पता कि कितने परसेंट। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आंसर आए, तो हम इतना बड़ा क्यों सॉल्व करेंगे? क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा ये पता है ना कि टोटल सम 100 होता है, तो हम उससे निकाल लेंगे। क्लियर है? हम उससे निकाल लेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, इसको जरा देखो क्या कह रहा है। 11.2 लीटर ऑफ ए गैस एट एसटीपी, वेट इक्वल टू 16 ग्राम, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस। तो देखो यार, एक चीज आपको मैं और पढ़ा देता हूं कि गैस की वेपर डेंसिटी के लिए फार्मूला क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूलर मास, एक आपको रिलेशन पढ़ा देता हूं, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर वेट एंड वेपर डेंसिटी। ये फार्मूला सिर्फ गैस के लिए वैलिड है। तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि 11.2 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी, वेट इक्वल टू 16 ग्राम, द वेपर डेंसिटी ऑफ गैसेस। इसका मतलब यदि मॉलिक्यूलर वेट मिल जाए तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब मॉलिक्यूलर वेट कैसे मिलेगा? तो आप सब लोग जानते हो क्या, 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी कितना मास ऑक्युपाई करती है? मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम के बराबर, या इसी को कह सकते हो 1 मोल के मास के बराबर, 1 मोल ऑफ मास। 22.4 लीटर गैस मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास ऑक्युपाई करता है। तो यार 11.2 लीटर कितना ऑक्युपाई कर रहा है? 16 ग्राम। तो 22.4 कितना करेगा? दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 32 ग्राम। तो 32 क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। किसका? गैस का। तो मॉलिक्यूलर मास यहां रख दो, वेपर डेंसिटी अपने आप आ जाएगी। वेपर डेंसिटी अपने आप आ जाएगी। क्लियर है सब बच्चों को? चलो फिर चलते हैं अगली हेडिंग। अब देखो यहां पर क्वेश्चन हम लोग, ठीक है, जो कर रहे हैं इन सबको आपको अच्छे से करना है और पीवाईक्यू खुद लगाने। और इन्हीं की हम लोगों ने क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं मॉर्निंग में। जो क्वेश्चन सीरीज है ब्रह्मास्त्र, उसमें हम इन्हीं चैप्टरों के क्वेश्चन भी सुबह सुबह डिस्कस करेंगे। अब देखो यार, मोल क्या होता है? मोल क्या होता है? तो मोल के लिए हम लोगों ने क्या बातें बताई हैं, जरा गौर समझिए। मोल क्या है? हमने बोला है 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 नंबर्स। अब गौर सुनना, 1 मोल की डिफिनीशन होती है कि 1 मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। जादू हो गया है ना, इसको सही करते हैं। एक बार और होगा, उसको भी सही करना पड़ेगा। अब जब देखो 1 मोल में 6.022 इंटू 10 रेज़ की पावर 23 नंबर्स होते हैं। कितने? 1 मोल में। अब गौर सुनिएगा, यहां पर जो लिखोगे वही यहां लिखा जाए।
1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर। मतलब क्या है, एक मोल में इतना नंबर है, अब जिसका मोल उसी का ये नंबर। फॉर एग्जाम्पल यदि आप ऐसा लिखते हो कि ये एक मोल, गौर से सुनिएगा, ये एक मोल ऑक्सीजन एटम का है, तो इतने ही नंबर ऑफ इतने ही नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के होंगे, जिसका मोल उसी का नंबर। मोल किसका है? ऑक्सीजन एटम का। तो नंबर भी किसके होंगे? ऑक्सीजन एटम के, क्योंकि एक मोल में 6.022 इंटू 10 की पावर 23 नंबर होते हैं। तो एक मोल किसका? ऑक्सीजन एटम का। तो इतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसके? ऑक्सीजन एटम के। यदि एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता तो मोल किसके? मॉलिक्यूल के। तो नंबर भी किसके होंगे? मॉलिक्यूल के होंगे। इतने ही नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये देखो, यदि कोई लिख दे 1 मोल ऑक्सीजन, अब आप कैसे समझोगे कि ये ऑक्सीजन एटम है या मॉलिक्यूल? क्यों? 1 मोल का मतलब इतना होता है, मगर अब पीछे क्या ऑक्सीजन लिखा है ना, तो ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये है क्या? बताओ, कैसे पता चलेगा कि ये क्या चीज है? तो ध्यान रखना, जब पीछे कुछ ना लिखा जाए तो हम नेचुरल फॉर्म लेते हैं, जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। जिस फॉर्म में वो नेचर में मिलता है। अब ऑक्सीजन किस फॉर्म में मिलता है? ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मिलता है कि ऑक्सीजन एटम फॉर्म में मिलता है? किस फॉर्म में? ऑक्सीजन गैस फॉर्म में। वो O2 होता है कि O3 होता है? O2 होता है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका मतलब इतने नंबर ऑफ ऑक्सीजन गैस, मतलब O2। तो यदि पीछे एटम या मॉलिक्यूल ना लिखा जाए तो अपनी तरफ से तुम क्या लिखोगे? अपनी तरफ से वो लिखोगे जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने लिखा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन क्या? इतने नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन N2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यही लिखो 1 मोल ऑफ हीलियम, तो हीलियम किस फॉर्म में नेचर में पाया जाता है? एटम के फॉर्म में, हीलियम गैस। तो इतने नंबर ऑफ हीलियम एटम। क्यों? क्योंकि हीलियम एटम के फॉर्म में पाई जाती है। तो यदि पीछे पता है ये एटम की बात कर रहा है या मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो बहुत इजी है। मगर नहीं पता है, जैसे 1 मोल ऑक्सीजन लिख रहा है, तो उसका नेचुरल फॉर्म मान के चलोगे, वो फॉर्म जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, वो फॉर्म मान के चलोगे। क्लियर है? बच्चों ने कहा क्लियर। अब यार हम सभी बच्चे जानते हैं कि मोल निकाला कैसे जाता है। मोल निकालते कैसे? मतलब यदि हमें कहीं मोल निकालना है तो हम कैसे निकालते? जब मास गिवन होता है तो मोल कैसे निकाला जाता है? नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मोल। अब यदि कहीं मास गिवन है तो मोल कैसे निकालोगे? यदि गिवन होता है मास, तो देखो मास इन ग्राम, मास ऑलवेज ग्राम में होना चाहिए, और उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दोगे तो मोल बन जाएगा। मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। यदि मॉलिक्यूल है, एटम है तो एटॉमिक मास, मतलब मास में एटॉमिक मास का डिवीजन कर दोगे या मॉलिक्यूलर मास का डिवीजन कर दोगे तो वो मोल बन जाएगा। मास में एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास का डिवीजन कर दोगे तो वो मोल बन जाएगा। ठीक है? फिर एक और फार्मूला गौर सुनिए, गिवन नंबर, कोई भी नंबर जो आपको दिया है उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो भी मोल बन जाएगा। अब सबसे खास बात, ये दोनों यूनिवर्सल फार्मूला है, मतलब आपको फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। वो लिक्विड हो या गैस हो या सॉलिड हो, आप तीनों पे लगा सकते हो। ये यूनिवर्सल फार्मूला है। लिक्विड है, गैस है या सॉलिड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मास को मोल के टर्म में कैसे निकालोगे? मोल को मास के टर्म में कैसे निकालोगे? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। नंबर के टर्म में कैसे निकालोगे? गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर। यदि मैं कहता हूं कि यार हमारे पास 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसके मोल बताओ, तो मास दिया है, मोल में कन्वर्ट करना है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दोगे। यदि मैं कहता हूं कि हमारे पास 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको मोल में कन्वर्ट करो,
तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे। समझ रहे? अब जरा यहां पर और बात देखो, इतनी बात क्लियर है? क्लियर है ना? रिवीजन चल रहा है, मस्त। मास को ऐसे, अब इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी बात को थोड़ा और आगे कैसे बढ़ाओ, ठीक है? देखो एक और फार्मूला गौर से देखिए, वॉल्यूम ऑफ गैस, यदि गैस की बात की जाए तो एक फार्मूला तो आप मोल का ये लगा सकते हो, प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन आर इंटू टी, और एक ये लगा सकते हो, क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। और भी किसमें? गौर सुनिएगा अच्छे से, लीटर में वॉल्यूम की यूनिट होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई 22.4। अब इस बात को जरा अच्छे से समझना, ये भी मोल के फार्मूले, मगर डिफरेंस किस बात का है? ये ओनली फॉर गैस, ये सिर्फ गैस पे लगेगा, लिक्विड पे नहीं लगेगा और ना सॉलिड पे लगेगा, और ये गैस पे नहीं, ओनली फॉर गैस इफ टेम्परेचर इज 273 केल्विन या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर इज 1 बार या फिर 1.01325 एटमॉस्फेयर। तो ये फार्मूला गैस पे भी वैलिड नहीं है, गैस पे तब वैलिड है जब टेम्परेचर 273 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 बार के आसपास हो, तब ये फार्मूला वैलिड है, नहीं तो मेरे दोस्त ये फार्मूला वैलिड ही नहीं है। तो ये फार्मूला सबसे खतरनाक है। तो जरा देखो, यदि हमें कहीं मास दिया गया, मोल बनाना है तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे, यदि कहीं नंबर दिया है, मोल बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करोगे, यदि कहीं पर हमें गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर दिया है तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के मोल निकाल लेंगे। यदि कहीं गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर दिया है, एसटीपी का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और उसका मतलब ये है कि टेम्परेचर जो है 273 केल्विन हो, प्रेशर 1 बार, उस जगह पर गैस का वॉल्यूम दिया है, तब 22.4 लीटर से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएगा। तो मोल से मास दिया है, मोल बनाना है, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड, नंबर दिया है, मोल बनाना है, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड, वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है और प्रेशर दिया है तो आरटी से डिवाइड, और वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी दिया है तो 22.4 से डिवाइड। अब उल्टा चलो, उल्टा चलो, अब देखो इस चीज को इधर ले आओ, यदि मोल दिया है, मास बनाना है तो इधर ले आओ, तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ? मास बनाना है, मास ऑफ सब्सटेंस, तो मोल में क्या करोगे? उसी जिसका मोल दिया है उसी के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो मास बन जाएगा, है ना बच्चों? एक मिनट, मास ऑफ सब्सटेंस मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, और यूनिट क्या आएगी? ग्राम, ध्यान रखना यूनिट क्या आएगी। और यदि मोल ना पूछ के वो पूछे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो देखो मोल में Na का मल्टीप्लाई कर दो, जिसके मोल उसी के नंबर आएंगे। ये देखो इसको इधर ले आओ, जिस चीज से डिवाइड करने से मोल बनता है उसी चीज के मल्टीप्लाई करने से मोल जो होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मास में मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो तो मोल बनता है, मोल में मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो तो मास बन जाता है। जिससे डिवाइड करोगे उसी से मल्टीप्लाई कर देना मोल को उसमें कन्वर्ट करने में। जैसे मोल को मास में कन्वर्ट करना है तो मास में क्या डिवाइड करते हैं तो मोल बनता है? मॉलिक्यूलर मास, तो बस मॉलिक्यूलर मास का मल्टीप्लाई कर दो मोल में, मास बन जाएगा। नंबर को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करते हो तो मोल बनता है। अब मोल से नंबर बनाने हैं तो उसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, एवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नंबर बन जाएगा। अब मान लो कहीं पे वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना है एट एसटीपी, तो जस्ट अपोजिट, वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी पर दिया है तो मोल बनाने के लिए क्या करते हो? 22.4 से डिवाइड, अब उसी चीज का मल्टीप्लाई कर दो। और इसमें कोई मैं रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, इस चीज को इधर लेके आओ, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यही चीज तो आ रही है भाई, यही चीज तो आ रही है। क्लियर है? ऐसे लिख सकते हो ना इसको। तो अब हमारे पास थीम क्लियर हो जानी चाहिए। क्या थीम है? मास को मोल बनाना होगा तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, नंबर को मोल बनाना होगा एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी को मोल बनाना होगा तो हम 22.4 से डिवाइड कर देंगे। उल्टा मोल को मास बनाना है
तो जिसका मोल होगा उसी के मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मोल से नंबर बनाना है, अवोगाड्रो नंबर का मल्टीप्लाई कर दो। मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी बनाना है तो 22.4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो अब आगे बताते हैं। तो देखो यार, किस तरह से इस चीज को आगे ले चलना है। अब गौर से मेरी बात समझिए। आपने ये पढ़ा कि मास को, नंबर को, वॉल्यूम को मोल के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, और मोल को मास के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, नंबर के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी के फॉर्म में कैसे करोगे। अब जरा गौर से इस बात को भी समझिएगा कि एक मोल में क्या क्या होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि एक मोल में क्या क्या होता है। गौर सुनिएगा। 1 मोल कंटेन्स, एक मोल में इतने नंबर होते हैं। एक मोल में मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होता है यदि मॉलिक्यूल है, और एटम है तो एटॉमिक मास इन ग्राम होता है। एक मोल में गैस का वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी इन लीटर, और वो कितना होता है 22.4 लीटर। तो एक मोल के अंदर इतने नंबर होते हैं, एक मोल के अंदर इतना मास होता है, एक मोल के अंदर इतना वॉल्यूम होता है। समझ रहे हो? समझ गए बच्चों? इस बात का भी विशेष ध्यान रखें, ये यूज होगा क्वेश्चनों में, क्वेश्चनों में यूज होगा। और आपको यदि निकालने में दिक्कत आ रही है तो यहां पे एक मोल डाल दो, यहां पे नंबर ऑफ मोल की जगह एक डाल दो, ये इधर आ गया। तो मास कितना है, मॉलिक्यूलर मास के बराबर। नंबर कितने हैं, एवोगाड्रो नंबर के बराबर। वॉल्यूम कितना है 22.4 लीटर। नंबर ऑफ मोल की जगह क्या डाल दो, एक डाल दो, तो अपने आप पता चल जाएगा एक मोल का मास, एक मोल का वॉल्यूम, एक मोल में नंबर। क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चों को? इतनी बात क्लियर होगी? फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल भी दे देता हूं एक, जैसे आपको ये बात क्लियर भी हो जाए। यदि कहीं पे लिखा है 1 मोल ऑफ NO2, अब इसका मतलब क्या लिख सकते हो, इसका मतलब लिख सकते हो कि इतने नंबर ऑफ NO2 मॉलिक्यूल, इतने नंबर ऑफ NO2 मॉलिक्यूल है। ठीक है ना? तो देखो यार बच्चों, अब तो इसका मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है। अब यदि वेट के फॉर्म में लिखे तो ये क्या लिखोगे, इसका वेट कितना होगा, ऐड करो 14 और 32, 14 प्लस 32, तो 14 प्लस 32 46 आ गया। तो वेट के फॉर्म में ये कितना हुआ 46 हुआ, और वॉल्यूम के फॉर्म में कितना हुआ, एक मोल है तो 22.4 लीटर हुआ। इस तरह से आप चीजों को करोगे। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो एक मोल में कितना मास होता है, एक मोल में कितने वॉल्यूम होते हैं, ये आ गए। अब प्रॉब्लम क्या है जरा समझो, ध्यान से देखिए। मास दिया है, आपने मोल बना लिया, मोल दिया है, आपने नंबर बना लिए। क्लियर? मगर यदि ये नंबर किसके आएंगे, जिसके मोल होंगे। मान लो कुछ ऐसा पूछा जाएगा तो आप करोगे कैसे, यदि कुछ ऐसा पूछा जाएगा तो आप कैसे करोगे। गौर सुनिएगा। जैसे मैंने आपसे ये पूछा, देखिए यदि मैंने आपसे ये पूछा 1.8 ग्राम ग्लूकोज है, अब मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ टोटल एटम, या मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, या मैं पूछ रहा हूं नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कैसे निकालोगे। मास दिया है तो मोल आ जाएगा, मगर मोल किसका आएगा, जिसका मास दिया हो। मास किसका दिया है, ग्लूकोज का, तो मोल किसके आएंगे, ग्लूकोज के। और Na से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर किसके आएंगे, ग्लूकोज के। भाई जो मैंने पढ़ाया है उसके हिसाब से यही तो होगा। मास किसका, ग्लूकोज का, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो नंबर किसके, मास किसका, ग्लूकोज का, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड किया तो मोल किसके, ग्लूकोज के। अब इसमें Na से मल्टीप्लाई करोगे तो मोल में Na से मल्टीप्लाई करने से वो क्या बन जाता है, नंबर। तो ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ग्लूकोज। ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, मगर क्या ग्लूकोज के मॉलिक्यूल पूछ रहा है, नहीं, टोटल एटम पूछ रहा है, टोटल ऑक्सीजन, टोटल कार्बन, टोटल हाइड्रोजन। तो कैसे निकालोगे, एक मॉलिक्यूल में क्या है, यदि आप एक मॉलिक्यूल में चेक करो, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन एटम है, एक मॉलिक्यूल में
24 टोटल एटम है, सबको जोड़ दो। एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन है, एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन है। टोटल कितने हुए? 6 दूनी 12 और 12 24, तो 24 एटम टोटल है कि नहीं? बच्चों ने कहा यस। तो अब मैं ये पूछ रहा हूं कि वो पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो आपको मॉलिक्यूल मिल गए। एक मॉलिक्यूल में इतने हाइड्रोजन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन, तो आप क्या कर दोगे? इसको मैं ए लिखता हूं, इसको बी, इसको सी। तो ए का क्या बनाओगे? एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन, इतने मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन? 12 का मल्टीप्लाई, है कि नहीं? बताओ। एक मॉलिक्यूल में 6 ऑक्सीजन, तो उतने मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन? एक में 6, तो इतने में कितने? 6 का मल्टीप्लाई। टोटल, टोटल वाला क्या है? ए है। ओ उल्टा लिख दिया है, ये बी सॉल्व किया, ये सी सॉल्व किया, और ये ए। टोटल एक मॉलिक्यूल में 24, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने? एक तो तरीका ये है, ये बेसिक मेथड है। मगर यार आप लोग स्टूडेंट हो, और कौन से स्टूडेंट हो? जो डॉक्टर बनने जा रहे हो। तो आपको मैं थोड़ा और स्टैंडर्ड मेथड सिखाता हूं। देखो, आप यदि अच्छे से देखो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए ना, जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 12 का मल्टीप्लाई करोगे तो हाइड्रोजन के नंबर आ जाएंगे, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ऑक्सीजन के नंबर आ जाएंगे, इन सब का सम करोगे तो टोटल नंबर आ जाएंगे। तो हम यूनिटरी मेथड को बार बार पढ़े क्यों? हम इसको इजीली भी तो कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में उसके नीचे के नंबर का मल्टीप्लाई करते हो तो उस एटम के नंबर आ जाएंगे। जिस एटम के नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में, उसी के एटम आ जाएंगे। हाइड्रोजन का मल्टीप्लाई किया, हाइड्रोजन के एटम आ गए। ऑक्सीजन के नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई की, ऑक्सीजन के आ गए। टोटल एटम मल्टीप्लाई किए तो टोटल एटम आ गए। टोटल एटम क्या है? सम, है कि नहीं? अरे बात समझ पा रहे हो? तो इसी चीज को देखो मैंने एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दिया। वो इस तरह का कॉन्सेप्ट, देखो नेक्स्ट नंबर का CSD, तो इसी चीज को मैं एक कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर दे रहा हूं। इससे क्या है, क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। आप सपोज करो ये एक मॉलिक्यूल है AXBY, अब इसमें नंबर ऑफ टोटल एटम पूछ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो नीचे लिखा है इनका सम करते चले जाओ, इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AXBY। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे? मोल इंटू Na। अब जिसके एटम पूछे बस उसी के नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो। ए एटम पूछ रहा है कि भाई ए एटम कितने हैं, तो ए के नीचे की वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो, और ये चीज वैसे ही चलती चली जाएगी। और ये कोई मैं, ये चाहे तो आप भी बना सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट आप भी बना सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल में 10 एटम है। देखो एक मॉलिक्यूल में x एटम है, एक एक, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? x इंटू दिस। टोटल नंबर ऑफ b एटम, अब b के नीचे कितना दिया है? y, तो y का मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में। लो यार आ गया, ठीक है कि नहीं? बस खत्म हो गया क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि ये किस तरह से ब्रेक होगा, ये जब पानी में डाला जाएगा तो इस तरह से ब्रेक होगा, ऐसे, ये प्लस है और ये माइनस। तो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालोगे? समझ गए? कॉन्सेप्ट यूनिटरी मेथड भी बता दिया और ये भी बता दिया। बच्चे कह रहे नहीं ऐसे हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप एक निकाल के दिखाओ। तो मैंने कहा निकाल देंगे यार, उसमें क्या है, जरा देखो ये क्या कह रहा है ना? जब भी कहेगा हम निकाल लेंगे। देखो इसमें क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल कंटेन्स 2 × 10⁻23 एटम्स, इनमें से कौन 2 × 10⁻23 एटम रखता है? तो यार बना लो, पहला सॉल्व करो। देखो पहला वाला सॉल्व कर रहे हैं, मास दिया है, मोल बना लिया, इनटू Na कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए, मोल इनटू Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए। अब पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ एटम। एटम के लिए क्या करो? 2 का मल्टीप्लाई, ये नंबर ऑफ एटम है। वैल्यू चेक करो क्या सेम आ रही है, तो पहले कट्टम काट खेल लो। ये आ रही है Na/2, क्या ये Na/2 लिखा है? नहीं लिखा है, तो ये आंसर नहीं है। इसको चेक कर लो, बी को, मास डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास इनटू Na, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। और नंबर ऑफ एटम बनाने के लिए यहां कितना लिखा है? 1,
तो ये आ गया Na/3। Na/3 का मतलब अप्रोक्सीमेट वही वैल्यू जो वहां लिखी है, ये देखो। अब इसको देखो, सी को मोल बना लिया, Na का मल्टीप्लाई, और सी के नीचे कितना लिखा है 1, तो ये भी वही आ गया, तो अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू भी वही आ गई। तो ये वाला आंसर हो गया है, कर दिया। अच्छा, और देखना चाहो तो और आप देख सकते हो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पूछ रहा है, वो तो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, तो जब पढ़ाएंगे तब करेंगे, पहले और पढ़ाते और करते। अब जैसे ये देखो, इसको पढ़ो, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन इक्वल सोल्यूशन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कितना है 1 मोल, और नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है। आपको पता है ये ऐसे ब्रेक होगा, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये ऐसे ब्रेक, ये देखो, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज ब्रेक नहीं होती। तो एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है? एक ये और 3 ये, 4 आयन है। एक मॉलिक्यूल में कितने आयन है? 4 आयन। बस देखो, एक मोल है, Na से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गए, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ आयन आ गए। एक मॉलिक्यूल में 4 आयन है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 4 × Na। और चाहो तो वैसे निकाल लो जैसे मैंने पढ़ाया है, देखो, चाहे यूनिटरी मेथड लगा लो, चाहे जैसे, देखो मैंने आपको सम करना सिखाया था, 3 और 1, 3 + 1, भाई ये पूरा आयन है ना, तो 3 + 1 4 इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे? मोल इंटू Na। लो 4 Na आंसर आ गया, मोल इंटू Na, 4 Na आंसर है। ठीक है, अब जैसे ये देखो क्वेश्चन, द वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक मॉलिक्यूल कंपाउंड का वेट बताओ, एक मॉलिक्यूल के कंपाउंड। तो यार ये मॉलिक्यूल कौन है? C60H22, ये लिखा है। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। अब बताओ यार, 12, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 72, नहीं 6 दूनी 12 की 6 कम 6 1 7, और ये 22, 744 आ गया, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो इतने ग्राम मॉलिक्यूलर वेट आया। अब वो एक मॉलिक्यूल का वेट पूछ रहा है, जरा बताओ क्या मैंने अभी पीछे पढ़ाया है कि मॉलिक्यूलर वेट में कितने एटम होते हैं या कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na मॉलिक्यूल होते हैं। इसका मतलब एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का, एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का वेट इतना है, तो एक एटम का या एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? है कि नहीं? इतना होगा। अब यार दोस्त, इसको चेक कर लो, तो चेक कैसे करोगे? तो जैसे हमेशा चेक करते आए वैसे ही चेक करोगे। 744 डिवाइडेड बाई 6.022, तो ये आ गया। अब चेक कर लो, इसके आसपास का कहीं आंसर दिख रहा हो, टिक कर लो। 1.23 इंटू 10⁻⁻23। अब देखिए कहाँ है वेट ऑफ 1 मॉलिक्यूल, तो आई थिंक ये वाला मैच कर जाएगा, 1.24 इंटू 10⁻30, है ना? अब जरा देखो यार बच्चों, इसके बाद यदि किसी ने इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो और बताओ कैसे करोगे, कैसे करना है, बता सकते हो? पढ़ो जरा क्या लिखा है। सैंपल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट कंटेन 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इन ए सैंपल। एल्युमिनियम के मोल देकर ऑक्सीजन के मोल पूछ रहा है, तो यार ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लोगे कि नहीं? कैसे? अच्छा बताओ, ऑक्सीजन के मोल एटम पूछ रहा है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल टू, कैसे निकालोगे? ऑक्सीजन कितने हैं? 3 और 4 12, 12 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ Al2O3, ऐसे ही तो निकालो। यदि एल्युमिनियम सल्फेट के मोल मिल जाए तो ऑक्सीजन के मोल मिल जाएंगे। अब एल्युमिनियम सल्फेट के मोल कितने कैसे मिलेंगे? एल्युमिनियम के मोल दिए हैं उसी तरह से निकाल लो, नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम,
क्या लिखोगे, यहां कितना लिखा है 2 इंटू नंबर ऑफ मोल ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम के मोल कितने दिए हैं 4, एल्युमिनियम सल्फेट के मोल आ गए, उठा के ऊपर डाल, ठीक है, कितने आ गए 2 आ गए, 2 यहां पे डाल दो तो 24 मोल आ गए, बस क्वेश्चन हो गया है। अरे ये आपको एटम निकालना सिखाया है कि नहीं भाई, जब मोल पूछ रहा है तो यहां पर भी मोल, नंबर पूछता तो यहां पर भी नंबर डालते, तो यहां तो मोल पूछ रहा है ना यार। अब देखो मान लो इस तरह का क्वेश्चन आए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसा कुछ पूछे, तो फिर क्वेश्चन को कैसे करोगे। देखो द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.2 ग्राम ऑफ कार्बन से। देखो पहले आपको CHD देता हूं, फिर आप क्वेश्चन को करिएगा, है ना, फिर आप क्वेश्चन को करिए। तो पहले बातों को समझते हैं और फिर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों, समझो गौर से। देखो किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम किसी एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, और ये क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर होता है, जो P+N होता है कि नहीं। अब यदि किसी ने कहा न्यूट्रॉन के नंबर बताओ, तो क्या तुम बता सकते हो कि न्यूट्रॉन के कितने नंबर होंगे और कैसे निकालोगे। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन A-P, गौर से देखो, ये हमारा A है और ये P है, P को हम Z भी बोल सकते हैं, तो इसका मतलब A-Z से क्या जाता है, न्यूट्रॉन आ जाता है। क्लियर है कि नहीं, बच्चों ने कहा क्लियर। तो एक एटम में कितने प्रोटॉन होते हैं, जितना उसका एटॉमिक नंबर होता है। एक एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, जितना A-Z होता है। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Z के बराबर। क्यों, क्योंकि एटम न्यूट्रल है, और यदि वो न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। तो यार एक एटम के अंदर प्रोटॉन के नंबर Z, एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन के नंबर A-Z, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के नंबर Z। ये बात क्लियर है कि नहीं, देख लो पहले, प्रोटॉन कितने हैं Z के बराबर, इलेक्ट्रॉन कितने हैं Z के बराबर क्योंकि वो न्यूट्रल है, और न्यूट्रॉन कितने हैं A-Z के बराबर। क्लियर है, एक एटम में क्लियर है। अब 2 एटम में कितने होंगे 2Z, 10 एटम में कितने होंगे 3Z, है कि नहीं। तो अब बस हमें इसी चीज को आगे बढ़ाना है, गौर से सुनिएगा और समझिएगा। जब भी कहीं पर हमसे पूछा जाए कि यार ये चीज काउंट करो, तो देखो ये काउंट कैसे करनी होती है। देखो इस बात को समझिएगा, अभी हमारे पास न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, चार्ज नहीं है, ठीक है। हमने क्या लिया है, ओ सॉरी, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, एटम या फिर मॉलिक्यूल, ठीक। अब देखना जरा, फॉर एग्जांपल AXBY, इसको सपोज करो, क्लियर है। अब देखियो कैसे कर रहा हूं। अब मेरे से पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ, तो बताना एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं Z के बराबर, इसका Z कितना है X से, इसका Z कितना है ZB। तो यार एक एटम का एटॉमिक नंबर मान लो 5 है, तो X एटम का कितना होगा 5X। एक एटम का एटॉमिक नंबर मान लो 10 है, तो Y एटम का कितना होगा 10Y। और यही तो इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, गौर से देखना, मैं लिखने जा रहा हूं AZA इंटू X। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, जितना उसका एटॉमिक नंबर, तो Z, और एटम कितने एक मॉलिक्यूल में X, तो टोटल इलेक्ट्रॉन ZA इंटू X। इसका क्या होगा ZB इंटू Y। ये एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन आ गए। समझ पाए, नहीं पाए ना, मैं समझाता हूं, हो सकता है कुछ बच्चों के बाउंस करके आओ। देखो ये वाटर है, वाटर की जगह कुछ और लेते हैं जैसे आप आसानी समझ पाओ। देखो ये है C2H3, कार्बन ये होता है, ऑक्सीजन ये होता है। अब बताओ एक एटम में कितना जड़ है 6, तो एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, एटम कितने 2, तो कितने होंगे
यही तो लिखा है जेड इंटू 2, इसमें बताओ जेड इंटू 3, जेड इंटू ये। अब सम क्या है, दोनों को जोड़ोगे तो एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ये हुए, और यही तो किया है, चेक करो है। एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो कितने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो एक में इतने, तो इसको हम ऐसे लिख दे तो कोई बच्चा बुरा तो नहीं मानेगा। इसको मैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ AX BY। तो यार इसको ऐसे लिख लो ना, ZI XI, मतलब इसको मैंने Z बोल दिया, इसको X बोल दिया, थोड़ा मैथमेटिकली लिख दिया, बस और कुछ नहीं किया। Z क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ डिफरेंट एटम, और X क्या है, जो उसके नीचे कॉफिशिएंट लिखे हैं, X Y, ये जो कॉफिशिएंट लिखे। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही प्रोटॉन होंगे, क्यों, न्यूट्रल है। तो यही सेम आंसर ये देखो, न्यूट्रॉन कितने होंगे, देखो न्यूट्रॉन क्या होता है, A माइनस जेड, है ना। तो भैया इसका A माइनस जेड, तो देखो समेसन A माइनस जेड आई इंटू एक्स इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ये बात हो सकता है ना समझ पाए, चलो समझाते हैं चल के। तो यार कहीं निकालने होंगे तो हम ऐसे निकालेंगे, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, और समझ नहीं पाए हो तो मैं समझाता हूं। बताओ इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, ये क्या है P प्लस N, ये क्या है P, क्योंकि Z इक्वल टू P होता है, इसमें माइनस कर दिया, P प्लस N माइनस P कर दोगे तो N आ जाएगा। तो क्या किया तुमने, 12 माइनस 6, तो ये क्या है, ये A है, ये माइनस Z, तो N हो गया कि नहीं हो गया। यही चीज मैंने डायरेक्ट लिख दी है, ये देखो, सॉरी ये देखो है A माइनस जेड का समेसन, A माइनस जेड ऑफ A माइनस जेड ऑफ B। इससे क्या होगा, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। बच्चों ने कहा सर करके दिखाओ, मैंने कहा कर लो, पूछो क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो भाई। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन इन 1.2 ग्राम ऑफ C6H12। अब पहले प्रोटॉन के नंबर बताओ, देखो कितना लिखा है, हमारा फार्मूला क्या है, समेसन Z इंटू एक्स। तो यहां तो एक ही आइटम है, Z कितना है 6, X कितना है 1, X यहां होता है 1, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे निकलते हैं, मोल इंटू Na। ये कितना हो गया, काट लो, 0.6 Na हो गया, ये प्रोटॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम ही होते हैं, ये भी 0.6 Na आ जाएगा। एटम न्यूट्रल है, न्यूट्रॉन Z माइनस A इंटू समेसन, नीचे की वैल्यू कितनी है 1, इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो ये भी कितना होगा 0.6 Na। तो 3 बार 0.6 है, तो 3 बार 0.6 करोगे तो 36 18 1.8 है, मल्टीप्लाई कर दो यार, तो 6.022 इंटू 10 रेज़ की पावर 22। देख लो कहां आंसर है।